स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके साथ एक चैप्टर और है फॉरेन एक्सचेंज वाला, ये दोनों मिलाकर हमारा वेटेज रहेगा 6 मार्क्स। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा यूनिक चैप्टर है, बड़ा मजा भी आता पढ़ने में, नए नए कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगे। और अभी हम यहाँ देखते हैं कि हम किस तरह से इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ते हैं और क्या क्या नई नई चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या मतलब है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज है ये। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने डिफाइन किया है इसको, इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस between resident of a country with rest of the world in a fiscal year। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक देश के लोगों के साथ, एक देश के रेजिडेंट्स के साथ और दूसरे देशों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये टेक्निकली आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हर देश का और दूसरे देशों के साथ बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। हर पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मली हम उसको एक फिस्कल फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उनके बीच में लेन देन के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो उस अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री के पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी सारे देशों के साथ हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उन सब ट्रांजैक्शंस को जब हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं तो वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब होता है सिंपली, इट इज अ समरी स्टेटमेंट which shows inflows of foreign exchange and outflow of foreign exchange of a country in a fiscal year or in a during a particular period of time। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसा समरी स्टेटमेंट है जो क्या रिकॉर्ड करता है, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री इन अ फिस्कल ईयर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में एक पर्टिकुलर कंट्री में इनफ्लो हुआ है, आया है, और जिस की भी वजह से जो भी कारण से हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो बाहर गया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और जब ये रिकॉर्ड होता है तो ये जो रिकॉर्ड किया जाता है जिस तरह से, उसी रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टिपिकल एक अपना, जैसे अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो करते हैं ना, अकाउंटेंसी के अंदर एक अकाउंट बनाते हैं, वैसा ही बिजनेस अकाउंट है टिपिकली है। अभी ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको बना के बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा भी आता है उसको बनाने में। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम कंसेप्ट किसकी बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। क्या मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? सर इतना तो समझ में आ गया कि इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transactions between resident of a country with rest of the world in a accounting year in a fiscal year। चलिए, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। क्या होते हैं सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? देखिए बड़ा सिंपली मैं आपको बता दूँ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, है ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली। ठीक है, और उसके बाद हम और भी देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें मनी और मनी का वर्थ इंक्लूड होता है, नॉर्मली अपन जिसको बोलते हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसफर हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, जो भी ट्रांसफर हुआ है, आप ट्रांसफर क्या, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, ठीक है, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर भी 2 बाइफर्केशन आते हैं, विच हैज नो क्विड प्रो क्वो और विच हैज क्विड प्रो क्वो। अब इसमें हम इतना नहीं जाते, बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो यहां पर ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, 2 पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर 2 अकाउंट आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम उसको 2 अकाउंट में देखेंगे। पहला बीओपी एट करंट अकाउंट एंड दूसरा बीओपी एट कैपिटल अकाउंट। तो ये जब भी हम बीओपी के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो 2 अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। एक हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एक हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर क्या है ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट? देखिए बड़ा सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो करंट अकाउंट बीओपी के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज नहीं लाते। मतलब एक कंट्री की फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटीज के अंदर जब कोई चेंज ना हो, और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे एक देश के दूसरे देशों के साथ होते हों
और उसकी वजह से फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आता हो, तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? बीओपी एट करंट अकाउंट में। सर अभी भी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, आगे अपन डिस्कस करते हैं, अभी आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद सर बीओपी एट कैपिटल अकाउंट। बीओपी एट कैपिटल अकाउंट का मतलब इसके अंदर वो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि देश की फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज में चेंज लाते हैं। ठीक है, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज में चेंज लेकर आते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जब हम रिकॉर्ड करेंगे बीओपी में तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि कंट्री की एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं लाएंगे और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट। अच्छा, मैं आपको ये सब समझाने से पहले बहुत सिंपल कर देता हूँ आपको कंसेप्चुअली समझाने के लिए। देखिए, आप मुझे खाली इतनी सी बात बता दीजिए। देखो, आपको इतनी देर में कम से कम ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अभी हम जितने भी यहाँ ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की बात कर ही नहीं रहे, है ना, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर भी हमने डेफिनेशन में भी समझा कि एक देश के, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के दूसरे देशों के साथ, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन है, तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन तो इंक्लूड हो नहीं रहा। ये सारी बात यहाँ किसकी हो रही है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की। और इसीलिए मैंने आपको बड़ा सिंपली इसकी डेफिनेशन में बता दिया था कि जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैं और उसका जब एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक लेखा जोखा रखा जाता है हमारे कंट्री के पास, वही हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो मुझे खाली आप ये बता दो, एक सिंपलिसिटी से एक इतनी सी बात बता दो कि वो सोर्सेज और यूजेस, है ना, वो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या है? कहां से आपके पास, किन किन तरीकों से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है और किन किन चीज़ों पे आप फॉरेन एक्सचेंज आपके कंट्री से वापस बाहर जा सकता है, उसका आउटफ्लो हो सकता है। वो आप मुझे वो सारे सोर्सेज और यूजेस, अगर हम 2 सेकंड अगर इसको देख लें तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इनफ्लोस की बात करूँ या सोर्सेज की बात करूँ तो जैसे हमारे देश के पास, किसी भी एक कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? भाई, हम तो फॉरेन करेंसी खुद अपने कंट्री में प्रिंट करते नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो तो, हमारी सरकार जो है, हमारा रिजर्व बैंक तो वो तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को प्रिंट आउट करता है ना। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? तो वो सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग तो हम समझते हैं ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारी करेंसी को छोड़ के, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज हमारे लिए क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज, है ना। ऑल द करेंसीज एक्सेप्ट आवर डोमेस्टिक करेंसीज आर करेंसीज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, है ना। ओके, सो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज क्या हैं? कहां से आता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज? तो सर आप बोलेंगे कि सर जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमारे पास बाहर वालों का पैसा तब आता है जब हम बाहर कोई सामान और कोई गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, तो हम तो उनको गुड्स और सर्विसेज देते हैं और वो बदले में हमको क्या दे देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज दे देते हैं, है ना। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। और सर बाहर से कहीं हमको कोई गिफ्ट भेजे, है ना, कोई हमको रेमिटेंसेस भेजे, है ना, जैसे कोई हमारे परिवार के कुछ लोग बाहर काम करते हैं फॉरेन में, है ना, वहाँ से जब वो कमाते हैं और वो पैसा हमको यहाँ पर हमारे घर पे भेजते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, हमारे देश के पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, तीसरा, और कहाँ से आ सकता है पैसा? सर कोई हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, फॉरेनर्स जब हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में करें, चाहे लैंड खरीदें, चाहे वो कोई शेयर्स वगैरह खरीदे, कोई भी एसेट खरीदें, ठीक है, तो जब वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी वो, उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हमको अपनी करेंसी देगा ना, तो हमारे पास उसका फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, है ना, तब हमारे पास क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज आता है। क्लियर है ना, तब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और कहां से आ सकता है फॉरेन एक्सचेंज? सर हम किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोन लेते हैं, है ना, हम किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, जैसे कि हम बोरोइंग करते हैं किससे? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किसी और कंट्री से, है ना, तो ये क्या करेगा? आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आता है तो वो कहता है कि इतने मिलियन या इतने बिलियन US डॉलर्स की मदद दी, है ना,
तो वो उसी करेंसी में हमको लोन देता है और हमको चुकाना भी फिर उसी करेंसी में पड़ता है ना। तो वो उस करेंसी में लोन देता है, मतलब हमारे पास उस टाइम पे क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो ये कुछ सोर्सेज मैंने आपके सामने लिख दिए कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हमारे पास पैसा आएगा, कोई गिफ्ट्स भेजेगा वहाँ से, कोई रेमिटेंसेस सेंड करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा फॉरेनर हमारे देश में, ठीक है, किसी भी एसेट में, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बोरोइंग्स हम अगर करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन गवर्नमेंट से, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये देखिए सिंपली इन कारण से हमारे देश में क्या आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। और अगर मैं पूछूं यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का यूज कैसे करते हैं, फिर हम कहाँ जाता है, बाहर कैसे जाएगा हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज, किस किस कामों में यूज होगा, ठीक है। तो इसकी जस्ट अपोजिट चीजें हैं सारी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, क्या हो जाएगा वो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूजेस, या जिसको हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंपोर्ट्स, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो हमको क्या करना, हम सामान और सर्विसेज तो उनसे लेंगे और उनको बदले में क्या देना पड़ेगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज, उनकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। उसी तरह से अगर ये गिफ्ट्स और रेमिटेंसेज जो हैं वो हमारे देश से दूसरे देशों को दी जाती है, पहले हम रिसीव कर रहे थे, अब हम गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, रेमिटेंसेज हम पे कर रहे हैं दूसरे के। जैसे फॉरेनर्स अगर हमारे कंट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो वो जब यहां से पैसा अपने देश में भेजेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा मतलब आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। हम अगर यहां से बैठे बैठे दूसरे देशों में गिफ्ट भेजते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट्स अगर अब हम करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, है ना, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अस या हमारे डोमेस्टिक इन फॉरेन कंट्रीज, है ना। अगर हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में तो वो कहां पर आ जाता है, वो हमारा आउटफ्लो की तरह आ जाता है। अगर मेरे को बाहर जमीन खरीदनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी करेंसी में पैसा देना पड़ेगा ना, तो मतलब मेरे यहां से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर चला गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम या तो रीपेमेंट करते हैं बोरोइंग्स का, क्या करते हैं, रीपेमेंट, अगर हमने उधार लिया और वापस चुका रहे हैं, तो अगर हम उधार चुकाएंगे तो अगर हमने डॉलर में उधार लिया था तो चुकाना भी किस में पड़ेगा, डॉलर्स में पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे कंट्री से आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। या फिर हम दूसरे देशों को लेंडिंग कर रहे हैं, मतलब हम उधार दे रहे हैं उनको, ठीक है, तो भी हमको फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, हमारे देश से आउटफ्लो होगा। तो ये मैंने आपको सारा एक बार समरी बता दिया, ठीक है, कि कहां कहां से फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है और कहां कहां फॉरेन एक्सचेंज जा सकता है, ठीक है। बस अब अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये बड़ा सिंपल है समझना, मैं आपको डायरेक्ट ये समझाता तो हो सकता है अपने को थोड़ा दिक्कत आती, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल कर दिया, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है, ठीक है। यहां से पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है और इन सोर्सेज पे फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा सकता है। सोर्सेज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज के आइटम्स हमने देख लिए। बस अब मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, ये जितने भी आइटम्स हैं इनमें से वो आइटम्स निकालो जिनकी वजह से हमारे कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और वो आइटम निकाल लो जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ेगा। तो जिन आइटम से एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा वो तो आ जाएंगे कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बीओपी के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जिन आइटम से फर्क पड़ेगा हमारे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज पर वो कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। जैसे एक छोटी सी बात डिस्कस करें, अच्छा ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमने बात की, इंपोर्ट की भी बात की और एक्सपोर्ट्स की भी बात की, ठीक है। तो क्या देश में, एक देश से दूसरे देश में हम कभी भी सामान खरीदते और बेचते हैं तो इससे हमारे देश की कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन लायबिलिटी पे फर्क आता है? सर फॉरेन एसेट और फॉरेन लायबिलिटी पे तो फर्क नहीं आता है ना। नहीं कोई हमने वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदी, हमने तो गुड्स खरीदे हैं, उसके बदले में पैसे दे दिए, तो ना तो हमारी कोई एसेट बढ़ रही है, ना कम हो रही है, ना लायबिलिटी बढ़ रही है, ना कम हो रही है। हमने पैसे दिए, सामान ले लिया, बात खत्म। तो ना तो एसेट में चेंज आया, ना हमारी लायबिलिटी में चेंज आया फॉरेन की, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट अकाउंट में। ये गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, ऐसे सर हमने किसी को गिफ्ट दिया फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज से हमको किसी ने गिफ्ट दिया, कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज आया? नहीं, है ना। ना कोई एसेट बढ़ी ना कम हुई, ना लायबिलिटी बढ़ी ना कम हुई, उससे एसेट लायबिलिटी का क्या फर्क है, ठीक है। तो सर ये भी एसेट लायबिलिटी पे असर नहीं डालता है, कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, ठीक है। सर हमने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने या फॉरेन कंट्रीज ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया, तो सर ये एसेट लायबिलिटीज में चेंज ला देगा, है ना, ले आएगा ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे, अगर हम बाहर लंदन में आज किसी की ज़मीन खरीद लेते हैं तो हमारी फॉरेन एसेट्स बढ़ गई ना, मतलब हमारा अब लंदन में एक एसेट है कोई ना, लैंड,
हमने किसी कंपनी के वहाँ शेयर खरीद लिए तो हमारी एसेट बढ़ गई ना, इन्वेस्टमेंट कर दिया ना। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है एसेट की तरह होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, कौन से अकाउंट, ये क्या करेगा, देश की एसेट्स और लाइबिलिटीज को, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लाइबिलिटीज को चेंज करेगा। तब फिर उसको कहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, कैपिटल अकाउंट में। अपन बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सर अगर हम बोरोइंग करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी क्योंकि हमको वो पैसा चुकाने की जिम्मेदारी क्रिएट होगी। तो बोरोइंग अगर हम करते हैं दूसरे देशों से तो फिर क्या करेगा, वो लाइबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। अगर हम बोरोइंग का रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज को कम कर देगा, है ना। अगर हम बाहर के लोगों को उधार देते हैं तो हमारी एसेट बढ़ा देगा, और अगर वो बाहर वाले लोगों से वापस हमको पेमेंट मिल जाता है तो हमारी एसेट्स को कम कर देगा। मतलब ये जो भी लैंडिंग और बोरिंग जितनी भी होगी एक देश और दूसरे देश में, चाहे पैसा देंगे, लेंगे, उधार चुकाएंगे या वो हमको उधार चुकाएंगे, ऐसी सारी सिचुएशन में देश की फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटी पर असर आ रहा है। इसका मतलब फिर ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो ये मैंने आपको जल्दी से समराइज में, मतलब मैं पहले आपको करंट अकाउंट बताता, फिर आइटम रटवाता, फिर आपको मैं इसका मीनिंग समझाता। इससे बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने पहले ही समझ लिया कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है फॉरेन एक्सचेंज और कहाँ कहाँ फॉरेन एक्सचेंज जा सकता है हमारे देश से, और उसमें से जो ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटीज पर असर डालते हैं वो कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, है ना, जैसे कि बोरोइंग्स, लैंडिंग्स, है ना, और जो जो देश के ऐसे ट्रांजैक्शन दूसरे देशों के साथ जो कंट्री की एसेट और लायबिलिटीज पर असर नहीं डालते, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे आइटम्स जो दो देशों के बीच में होते हैं लेकिन वो दोनों देशों की एसेट और लायबिलिटीज पर असर नहीं डालते, वो कहाँ आ जाते हैं, बीओपी के, उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक कंपोनेंट में जो है उसका करंट अकाउंट, ठीक है। अब मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बड़ा सिंपली समझा देता हूँ। अगर कोई पूछे बीओपी एट करंट अकाउंट क्या है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बीओपी एट करंट अकाउंट एक ऐसा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिसके अंदर हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री की फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं लाता है, ठीक है। और अगर हम कहें तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन बीओपी एट करंट अकाउंट के अंदर हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। अच्छा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से आराम से पढ़ लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर अब क्या क्या आता है बीओपी, सबसे पहले ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब होता है बच्चों गुड्स, ट्रेड ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रेड ऑफ गुड्स का मतलब दो बातें हो गई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना। ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम मतलब गुड्स। सर इनको विजिबल आइटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये ऐसे आइटम्स हैं जो कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन और टच, है ना। गुड्स का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दिखते हैं हमको, और वो बाउंड्री क्रॉस करते हुए नजर आते हैं, है ना, क्योंकि फिजिकल चीज होती है ना, तो वो हमारी जो टेरिटरी होती है उससे वो बाहर जाते हुए या अंदर आते हुए नजर आते हैं ना, जो क्रॉस करते हैं बाउंड्रीज को। ऐसे सारे आइटम्स जो फिजिकल जो एग्जिस्टेंस रखते हैं, विच कैन बी सीन और टच, जो कि हमको पता है सिर्फ गुड्स ही हो सकते हैं, है ना, तो उनका ट्रेड, ट्रेड का मतलब इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा, इंपोर्ट होगा, ठीक है, ओके। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हुआ चलूं, ये एक अपना मैंने आपको बता दिया कि ये एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट है ना। जैसे अपना एक नॉर्मल बिजनेस अकाउंट बनता है अकाउंटेंसी में, दो साइड होती है, क्रेडिट एंड डेबिट, वैसे ही होता है ये, बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होते हैं। तो जब भी पैसा आएगा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारी क्रेडिट आइटम्स में, पॉजिटिव साइड में, और जब भी पैसा जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट आइटम्स में, डेबिट साइड में, जो कि नेगेटिव आइटम्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ कहूँ, मैं बना के बता रहा हूँ अभी आपको, इसलिए कोई चिंता नहीं है। एक्सपोर्ट होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट आइटम्स में, क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड में। इंपोर्ट होंगे गुड्स के तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, ठीक है, या नेगेटिव आइटम्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइटम आता है सर ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल क्या है, इनविजिबल है स्टूडेंट्स सर्विसेज। क्या है इनविजिबल, सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, तो सर सर्विसेज क्यों इनविजिबल होती है, क्योंकि सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, है ना, सर्विसेज कोई दिखाई तो नहीं देती, है ना। तो सर्विसेज का जो ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड मतलब वापस दोनों बातें, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी एंड
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो कहाँ लिखा जाता है, बीओपी एट करंट अकाउंट के जो सेकंड उसका कंपोनेंट है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स के। मतलब हम गुड्स का ट्रेड अलग रिकॉर्ड मतलब उसी से आता तो करंट अकाउंट में ही है, लेकिन हम उसको बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मतलब ट्रेड ऑफ गुड्स अलग, ट्रेड ऑफ सर्विसेज अलग। सर्विसेज दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है फैक्टर सर्विसेज, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, है ना। और इसीलिए इनसे होने वाली इनकम क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम, और पेमेंट हो जाते हैं फैक्टर पेमेंट एंड नॉन फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ओके, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज मतलब कि जो आपका अपने को पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब जो आपके जो किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो सीधा आउटपुट बनाती हैं, है ना, जो जरूरी है, किसी का हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनपुट्स। तो ये सब जो है वो क्या है, अब उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब क्या है, हमारी फैक्टर सर्विसेज, जो सीधा किससे रिलेट करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, जो डायरेक्ट रिलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। जैसे एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो किस तरह की सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, जो डायरेक्टली क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, वो सारी सर्विसेज क्या है, फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करती गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, वो हालांकि उस पूरे प्रोसेस को करने में हेल्प जरूर करती है, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्पिंग हैंड की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फैक्ट्री में गुड्स बना दी है, गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, तो अब इस फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए इस गुड्स को आपको क्या चाहिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा। अच्छा, आपको ये फैक्ट्री लगाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो आपने लोन लिए बैंक से, तो क्या हो गया, एक और क्या चीज़ हो गई, बैंकिंग, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह तक कांटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिएगा, मार्केट से, कस्टमर से, दूसरे डीलर्स से, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में तो कहीं काम नहीं आती, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। भाई फैक्ट्री के अंदर तो जब कोई गुड्स प्रोड्यूस करने, तब तो कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन उस समय तो नहीं चाहिए, है ना, लेकिन इस पूरे एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हेल्पिंग जो हैंड्स हैं आपके, टर्शरी सेक्टर, है ना, वो सारा सर्विसेज, वो सब क्या कहलाती है, नॉन फैक्टर, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता प्रोडक्शन में, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ, अगर वो कैपिटल देता ही नहीं, तो आप वहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कभी मशीनरी खरीद के बना ही नहीं सकते थे, कोई लेबर बना ही नहीं सकती थी, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, फैक्ट्री नहीं होती, मशीन ही नहीं होती, तो आपको पहले लोन चाहिए था, तो बैंक चाहिए था, तो बैंकिंग ने आपको इस काम में हेल्प तो किया, लेकिन ये किस तरह से, इनडायरेक्टली किया, है ना, हेल्प किया पर डायरेक्टली उसने पार्टिसिपेशन, बैंक वालों ने आके तो गुड्स नहीं बनाए ना, बस ये मतलब है इसका, ठीक है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर काउंट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने समझाने के लिए समझा दिया। तो सर्विसेज भी दो हैं, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। चलिए, अब अगर हम यहाँ देखें तो ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स मतलब अगेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो अगेन अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब क्रेडिट आइटम्स में, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो अगेन नेगेटिव आइटम्स, डेबिट आइटम्स में लिखा जाएगा उसको बीओपी के अंदर। लेकिन ये चाहे विजिबल आइटम हो या इनविजिबल आइटम हो, मतलब सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ हो या गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी वजह से कभी भी देश की एसेट और लाइबिलिटीज में असर नहीं आता, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, बीओपी एट करंट अकाउंट के अंदर। द लास्ट आइटम जो है बीओपी एट करंट अकाउंट का, वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है वन साइडेड, है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांसफर्स विच हैज नो क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से कोई भी रिटर्न में, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में कोई चीज रिटर्न में ना आपको देनी पड़ती है ना मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉरेन कंट्रीज में किसी रेजिडेंट को आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ये गिफ्ट जो दिया आपने, क्या इसके बदले में वो आपको कभी कुछ देगा? मतलब हमारे कंट्री से तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर उसको गिफ्ट देना पड़ा, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हुआ, ठीक है। तो अब क्या आपको उसके बदले में वहां से कुछ मिलेगा, कोई गुड्स मिलेगा, कोई सर्विस मिलेगा, या वो पैसे वापस कभी लौटाएगा, या वो चीज कभी आपको वापस लौटाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में वापस बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर उसने हमको कोई गिफ्ट दिया, है ना, फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने अगर हमको कोई गिफ्ट दिया,
ठीक है, तो बदले में हम उनको कुछ देने वाले हैं क्या? नहीं देने वाले, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो हो गए, ये क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं दो देशों के बीच में, ठीक है, जो कि जिनके बदले में दूसरी साइड से कुछ मिलता नहीं है, ना देना पड़ता है ना, विच हैज नो क्विड प्रो को, है ना, दैट नथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर वो हमको दे रहा है तो हम उसको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, और अगर वहां से हमको मिल रहा है तो हम भी उसको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, ना लेना है ना देना है रिटर्न में। वन साइडेड ट्रांजेक्शन, सिंपली फॉरेन कंट्रीज के बीच में वन साइडेड ट्रांजेक्शन। और भी एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे डोनेशंस हो गए आपके, है ना, एड्स हो गई, फॉरेन एड्स, ठीक है। फॉरेन एड हुई तो क्या होगा? सामने वाले कंट्री ने अगर आपको कोई डोनेशन दे दिया कि साहब आप यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाओ, अमेरिका ने भारत को ऐसी मदद दे दी, ठीक है, तो उसने डॉलर में पेमेंट किया आपको, क्या बदले में आप उसको वापस कुछ दोगे? कोई गुड्स दोगे, कोई सर्विसेज दोगे? सर्विसेज हम उसको नहीं देंगे, हम तो हमारे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, उसके लिए थोड़ी देंगे, उसके बच्चों को थोड़ी पढ़ाएंगे, हम तो हमारे कंट्री में। पर उसने हमको एक डोनेशन दिया, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई और यूएस ने हमको एक एड भेज दिया कि साहब आपके यहाँ इतना नुकसान हो गया है, चलिए एक काम करिए, इतना पैसा हमारी तरफ से रख लीजिए, ठीक है, एड भेज दिया। तो इसके बदले में क्या हम उसको कभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी रिटर्न में कोई चीज़ देंगे? नहीं देंगे। सर थैंक यू बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो ये सारे ट्रांजेक्शंस क्या कहलाते हैं? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। लेकिन हुए तो दो कंट्रीज के बीच में ही है ना, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। और क्योंकि बदले में कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो देश की एसेट और लायबिलिटीज पर भी असर नहीं डालते, और इसलिए कहाँ आते हैं? करंट अकाउंट में। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है, चाहे हम, और इस तरह से रेमिटेंसेस पेड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड, ये भी आ जाता है। फॉरेन कंट्रीज में मेरे फॉर एग्जांपल मेरे फादर यूएस के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ अर्न करते हैं और उसमें से वो इनकम हमारे फैमिली को वापस घर पे भेजते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आया, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, है ना, तो अब क्या इसके बदले में मैं वापस अमेरिका को या मेरे पिताजी को यहाँ से कोई फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई चीज़ वापस दूंगा? नहीं दूंगा। कोई गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा? नहीं दूंगा, ठीक है। क्या ये पैसा वापस कभी लौटाऊंगा? नहीं लौटाऊंगा। मतलब ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज आया तो सही, लेकिन बदले में ना कोई गुड जाएगी, ना सर्विस जाएगी, ना कोई एसेट क्रिएट होगी, ना कुछ होगा, वन साइडेड। तो ऐसे ट्रांजेक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहलाते हैं। इनको भी रिकॉर्ड किया जाता है, और कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? करंट अकाउंट में। सेम बात है, पैसा आएगा मतलब गिफ्ट्स रिसीव हुए, डोनेशन रिसीव हुआ, एड रिसीव हुई, है ना, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड रिसीव हुए, तो इनसे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। और ये कहाँ, कौन सी आइटम में लिखे जाएंगे, कौन सी साइड पे लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे। और अगर गिफ्ट हमने दिया, है ना, हमने रेमिटेंसेस पेड टू अब्रॉड, अगर हमारे यहाँ फॉरेन के लोग काम कर रहे हैं और वो इनकम अपने देश में भेजते हैं, रेमिटेंसेस टू अब्रॉड, ठीक है, वो हुआ, ठीक है। हमने गिफ्ट दिया, हमने डोनेशन या एड दिया फॉरेन कंट्रीज को, तो इन सब से हमारे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? नेगेटिव साइड या आपकी डेबिट साइड के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो बता दिया। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत डीप में ले गया। मैंने आपको पहले ये समझा दिया कि कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आता है और जाता है, वो सारे आइटम्स क्या हैं। उन आइटम्स में से जो देश की एसेट और लायबिलिटी पे फॉरेन एसेट और फॉरेन लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो तो आएंगे कैपिटल में, और बाकी ट्रांजेक्शन जो एसेट लायबिलिटीज पर असर नहीं डालते वो आएंगे करंट अकाउंट में। तो उसके अंदर हमने 3 आइटम देखे। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या? गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड आपका डोनेशन एड्स टू एंड फ्रॉम, अगर आए हैं तो भी और गए हैं तो भी। जब भी पैसा आएगा क्रेडिट आइटम्स में, पैसा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा डेबिट आइटम्स में। क्या यहाँ तक हमको सारी बातें क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के भी बताता हूँ एक्चुअली अकाउंट कैसा बनता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए